अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। पहले ये नदी नाले में तब्दील हुई और अब भूमाफियाओं ने इसे अपनी काली कमाई का जरिया बना रहा। नदी तक को बेचा जा रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि इस गोरख धंधे में नोएडा के कई सारे भूमाफिया एक्टिव हो गए हैं। शासन प्रशासन के नाक के नीचे भूमाफिया जमीन में गोरख धंधे में लिप्त हैं। भोले भाले मासूमों को बहला फुसलाकर आशियाने का सपना दिखाकर उनके जीवन की कमाई को लूट रहे हैं। आलम तो यह है कि नदी के मुहाने को भी जमीन माफियाओं ने नहीं छोड़ा है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा, अवैध प्लॉटों को बेच रहे हैं भूमाफिया। हिंडन पर अस्तित्व का संकट है। हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध प्लॉटों को बेचा जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। तो प्रशासन सुस्त हो गया है, भूमाफिया इन तमाम चीजों में मस्त हो गए हैं। हम तस्वीर जरा आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये हिंडन का किनारा है, जो कल कल बहती नदी थी, एक वक्त में अब उस हिंडन पर भूमाफियाओं की नजर आ गई है। नदी का आकाश सिकुड़ता जा रहा है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। मकान अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं ने सैकड़ों एकड़ जमीन को हड़प लिया है। भूमाफियाओं का अरबों की संपत्ति पर कब्जा है। भूमाफियाओं के खिलाफ न्यूज इंडिया ये मुहिम खोले हुए है। हम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जो कल कल बहती नदी थी, वो नदी किस तरीके से इन भूमाफियाओं की चपेट में आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जाती है, मकानों को वहां खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वो सब हो रहा है अवैध तरीके से। तो प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। और देखिए, भोले भाले जो लोग हैं, इनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनको ये जमीन बेच दी जाती है। जब वो अपना आशियाना अपनी गाड़ी कमाई से खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इनको निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। यानी कि एक सोचे समझी साजिश और प्लानिंग के तहत ये भूमाफिया इस वक्त बेहद सक्रिय हो गए हैं और अब इन पर नकेल कसा जाना बेहद लाजमी है। तो हिंडन का अस्तित्व संकट में आ गया। देखिए, सहारनपुर से जो गंगा नदी धीरे धीरे आगे आकार लेती है, वो आकार लेती नदी का जो अस्तित्व है वो बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है। हिंडन नदी जो कि अब एक नाले के रूप में तब्दील होती नजर आ रही है। और ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि यहाँ के भूमाफिया कर रहे हैं। चलिए जरा मैप के जरिए समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हिंडन रिवर। देखिए, ये जो नदी है ये है हिंडन रिवर। ये पूरी नदी हिंडन रिवर है और ये जो पार्क है ग्रेटर नोएडा के आसपास का पार्क। अब समझिए जरा, हिंडन नदी ये बह रही है और इसके आसपास में देखिए आप प्लॉटिंग की गई, यानी कि यहाँ पर डूब क्षेत्र है। और हमेशा कहा जाता है कि डूब क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी मकान बनाना अलाउ नहीं होता है, यह अवैध होता है। उसके बावजूद भी लगातार देखिए, बालाजी मंदिर नोएडा 147 सेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं। हिंडन नदी लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जो चौड़ापन जो सहारनपुर से निकलती नदी, जिसमें आपको बता दें निकलनी चाहिए वृहद स्तर पर कल नदी होनी चाहिए, लेकिन इसको किस तरीके से जो भूमाफिया लगातार शिकंजा कस के इसको और सकरा करते जा रहे हैं, इसकी बात। अब देखिए, ये V3 फार्म है और इसके अलावा ये तमाम जगह बता रहे हैं आपको, यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी जा रही है। ये क्षेत्र हम फिर कह रहे हैं, ये क्षेत्र आता है डूब एरियाज में, यानी कि नदी का ही पार्ट है। इस पर आप मकान नहीं बना सकते, उसके बावजूद भी भूमाफिया लगातार सक्रिय। नजारे देखिए आप, ऊपर से एरियल शॉट है ये आपको मकान बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मकान गैर कानूनी तरीके से बना दिए गए हैं। इन पे मकान बनाना, प्लॉटिंग करना अवैध है। अब यहाँ पे जिन बाशिंदों ने घर बनाया है, उनको ना तो बिजली की सप्लाई मिल पा रही है, ना ही इस मकान पर रजिस्ट्री हो पा रही है। इसके बाद देखिए, हम आप तक ये पहुंचाने लगातार। अब देखिए एरिया, देखिए आप, ये एरिया सकरा होता जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एरिया ये यहाँ तक नजर आ रही है, यानी कि आप देखिए ये पूरा एरिया किस तरीके से सकरा हो गया है। ये पूरा क्षेत्र देखिए, अब आप ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र देखिए,
बसावट की एक जगह पर तो आप बना सकते हैं घर, क्योंकि वो डूब में नहीं आता, लेकिन जो डूब क्षेत्र में आ रहा है उस पर ये कब्जा हो रहा है। ये चांद मस्जिद है, उसके आसपास का विलेज कुलेसरा त्यागी समाज, ये देखिए ये लगातार ये टैग जोन 4 का जिक्र कर रहे हैं, 147 का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी इसके चंगुल में है। जो अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट, पहले आपको बता दें कि किस तरीके से वो एक क्षेत्र आया करता था, जो कि अब वेल प्लान्ड है। अब हिंडन रिवर में ये रॉजर्स पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा 4 में आता है, ये टैग जोन 4 में आता है रॉजर्स पार्क, यहाँ पर भी यही आलम आपको नजर आ रहा होगा। तो बसावट तो हो रही है, बसावट तमाम। देखिए एक साइड में तो बड़ी बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी, जो कि वैलिड है, जो कि जिन पे रजिस्ट्री है। लेकिन जो एरिया डूब क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पर 147 का नजारा देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर किसी भी तरीके से प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है, किसी भी तरीके से मकान नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से यहाँ काम चल रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। हैदर अली है गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर का रुख करेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, हिंडन का अस्तित्व लगातार खतरे में है। बड़ी बात यह है कि जो डूब एरियाज है, जो डूब क्षेत्र आता है, उस पे मकान बनाने की परमिशन तो होती नहीं है, लेकिन हम लगातार देख पा रहे हैं कि वहां पर मकानों को धड़ल्ले से न सिर्फ खड़ा किया जा रहा है बल्कि बेचा जा रहा है। जानकारी बिल्कुल, देखिए दीपिका बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो भूमाफियाओं का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करें, देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो डूब क्षेत्र है, बिसरक ग्राम पड़ता है उस, और सोरखा और इनके बीच में ये डूब क्षेत्र है। वहां पे जो कॉलोनाइजर हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव है। लगातार वहां पे कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कल ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची थी। वहां पर जिस तरीके से वहां पे भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है, आसान किस्तों में प्लॉट दिए जाते हैं, ना तो वहां बिजली कनेक्शन है ना वहां पानी कनेक्शन है। कहीं ना कहीं जो ये भूमाफिया है, जो सरकारी जमीन है, जो कह सकते हैं कि जो एलएमसी की जमीन है, उस पर भी ये लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन बीच बीच में डूब क्षेत्र में कार्रवाई करता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय पहले भी जो वहां भूमाफिया थे, उन्होंने वहां पे 100 बीघे के करीब में कॉलोनी काटी थी, जिसमें आधी जो जमीन थी वो एलएमसी थी। कहीं ना कहीं जो ये भूमाफिया है ये पूरी तरीके से एक्टिव है। पर जिस तरीके से जिला प्रशासन भी बीच बीच में कार्रवाई कर रहा है, वो 100 बीघे जो जमीन थी उसकी करीब कीमत 150 करोड़ रुपए थी। पर जिस तरीके से जिला प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए डूब क्षेत्र में, क्योंकि लगातार जो ये भूमाफिया है इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, पर इनके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया है ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साठगांठ से इनका खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एक्टिव है हिंडन क्षेत्र में, क्योंकि जो भोले वाले लोग हैं उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री तो हो जाती है, पर ना उनको वहां पे बिजली का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ। ये जो लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इनका रहन सहन है, ना वहां पे रोड है ना कच्ची सड़क है। जब हिंडन में पिछले साल भी बाढ़ आई थी तो न्यूज़ वन इंडिया टीम ने पूरा दिखाया था कि किस तरीके से ये पानी पूरे घरों में चला गया था। हर बार जिला प्रशासन भी इनको अलर्ट करने के लिए बोलता है, पर ये जो लोग हैं लगातार जो भूमाफिया वहां पे वो सक्रिय हैं और वो लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं, भोले वाले लोगों को फंसाते हैं, आसान किस्तों में प्लॉट दे देते हैं, वो वहां पे मकान बनाते, मकान बनाने के बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्लॉटिंग का जिक्र हम कर रहे हैं और इसके साथ रजिस्ट्री का भी हम जिक्र कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी, तमाम सवाल भी करेंगे। हैदर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर, देखिए हम यदि गाजियाबाद तक आगे पहुंचते हैं, गाजियाबाद तक पहुंचते हैं, तो हिंडन का जो आकार है वो और भी सकरा होता हमको नजर आता है। कल बहती हिंडन नदी किस तरीके से लगातार सिकुड़ रही है, जो कि अब एक नाले में तब्दील हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आसपास के क्षेत्र जो है हिंडन के जो डूब क्षेत्र में आते हैं वो गाजियाबाद तक जाता है। गाजियाबाद में अमूमन यही नजारा है, क्योंकि दोनों की अथॉरिटी तो अलग अलग है ना। देखिए दीपिका, हमें कुछ बातों पे अगर हम मंथन करते हैं, ग्राउंड जीरो पर अगर धरातल पर हम सच्चाई जानना चाहें, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हरनंदी नदी जो उत्तराखंड से निकल के गंगा के मुख से निकलती है और यमुना तक पहुंचती है, और यह कहा जाता है कि कुछ सालों पहले इसका पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था कि लोग पानी पी लिया करते थे इसका। गाजियाबाद तक हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में कुछ अभी ऐसी जगह है जो हिंडन नदी पूरा अपने रूट पर रहती है, उसकी पूरी जगह है, वहां पर सिंचाई विभाग ने लगातार उस पर निगरानी रखी हुई है। लेकिन यहाँ गाजियाबाद से विजयनगर से निकलने के बाद और खासकर भी बहरामपुर और फिर बिसरक तक जब जाती है, तो खासकर भी यहाँ पर एक अवैध कब्जा जो देखने के लिए मिलता है कॉलोनाइजर का। और यही वजह है कि जब वहां पर भोली वाले
वाली जनता जो होती है, जिनका सपना होता है दिल्ली एनसीआर में रहने का, वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं भूमाफियाओं के। और भूमाफिया जो है खासकर भी देखिए, अगर किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा कॉलोनाइजर करता है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की साठगांठ होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। वहां लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, या किसी रजिस्ट्री होती है तो वहां पर उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता है, या सीवर कनेक्शन नहीं मिल पाता है। सीवर जब नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, नदी के अंदर अपना खुद का डाल लेते हैं, और जो वेस्टेज जो होता है, इस वजह से जो नदी जो है वो नाले में तब्दील होती जा रही है। तो सर कहीं ना कहीं कारण मुख्य यही है कि जो जितने भी भूमाफिया हैं उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए पहले रोड बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये भोली भाली जनता फंस जाती है और उसके बाद ये खासकर सरकार की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है पहले भी विवादों में रहा है, पहले भी घोटालों में रहा है, बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में अधिकारियों पर ये प्रेशर भी बन जाता है। कार्रवाई होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावटी के तौर पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उसके बाद जब कार्रवाई करने के बाद डिमोलिशन हो जाता है, जो गरीब जनता है उनके मकान टूट जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से यही कॉलोनाइजर जो है फिर अधिकारियों साठगांठ करने के बाद फिर दोबारा से वहीं पर प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ के साथ ही ये काम किया जा रहा है, और इसमें गरीब जनता जो है वो खासकर परेशान हो रही है। हमने जिलाधिकारी से इस बारे में बात की थी, गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी हैं अमरीश कुमार वर्मा, तो उन्होंने खासतौर पर यही कहा था कि हमने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और नदी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जैसे जमुना साफ हो रही है ऐसे ये भी नदी, हिंडन नदी साफ हो पाएगी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खासकर भी देखा जाए तो जिस तरीके से पुल बने हुए हैं हिंडन नदी के ऊपर, उस पुल के अंदर ही प्लॉटिंग की गई है। तो नाला जो है वो छोटा सा नाला तब्दील कर दिया गया है नदी को लेकर, जो एक कभी 1 किलोमीटर के दायरे में नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वो 20 या 25 फुट के नाले में तब्दील हो गई। तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। न्यूज इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरी है, दर्शकों को बता भी रही है कि कोई ऐसे कॉलोनाइजर है जो बीच में ना फंसे, क्योंकि एक बड़ा एक घोटाला हम उजागर करने वाले हैं। क्योंकि खासकर भी जितने भी कॉलोनाइजर हैं वो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिल रहा है। हमने जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यही कहा था कि हम कार्रवाई करने वाले हैं, कार्रवाई करेंगे, रासुओं की कार्रवाई करेंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए कोई चीज या कोई घर या कोई बिल्डिंग एक दिन में, एक रात में खड़ी नहीं होती है। अब यदि हम ग्रेटर नोएडा का या पूरे नोएडा का जिक्र करते हैं तो ये वेल प्लान्ड है, ग्रेटर नोएडा वेल प्लान्ड है चंडीगढ़ की तरह। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि भूमाफिया जो हैं वो ऐसे कैसे सक्रिय हो जाएंगे। जाहिर सी बात है उनको सानिध्य मिला हुआ है और ये सक्रियता जो है उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। और हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक निश्चित एरिया होना चाहिए, यानी कि आपका घाट से एक निश्चित एरिया जहां बना रहे हैं वो एक जगह होनी चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये कब से सक्रिय है और उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, देखिए दीपिका बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन बीच बीच में कार्रवाई करता तो हुआ नजर आ रहा है, पर जो ये भूमाफिया है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं। रातों रात में ये प्लॉटिंग कर देते हैं, भोले वाले लोगों को ये फंसाकर अपने जाल में उनको आसान किस्तों में प्लॉट दे देते हैं। पर जिस तरीके से भूमाफिया यहाँ डूब क्षेत्र में एक्टिव है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इनके खिलाफ ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि बीच में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, पर वो जो कार्रवाई हुई थी वो कागजों में ही सिमट कर रह गई है। हाँ। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर इन लोगों पे लगातार अगर जिला प्रशासन अपना चाबुक चलाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ध्वस्त हो जाएंगे। पर अभी जिस तरीके से ये पूरी डूब क्षेत्र में जिस तरीके से ये एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन या दादरी तहसील स्तर के जो लेखपाल या पटवारी हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनके कहीं ना कहीं साठगांठ से ये लोग वहां पे प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जो जिला प्रशासन है, जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है, डूब क्षेत्र में जो भूमाफिया एक्टिव है और जो भोले वाले लोगों को ये फंसाते हैं, तो जो जनता है उसको भी ये बात समझनी होगी कि यहाँ जो अपना जो ये मकान ले रहे हैं या जिस तरीके से उनकी रजिस्ट्री हो रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हिंडन का जलस्तर लगातार हर साल बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो पानी है वो घरों में बढ़ता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ना बिजली का कनेक्शन है ना पानी का कनेक्शन है, ये लोग कह सकते हैं कि ऐसे डूब क्षेत्र में मतलब ऐसी जगह घर बना रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी कह सकते हैं कि रहने के लिए योग्य नहीं है वो डूब क्षेत्र। पर ये लोग जो है लगातार जो प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ के जो कह सकते हैं जो कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनाइजर हैं जो, वो भोले इनको फंसाते हैं अपनी बातों में और इनको रजिस्ट्री कर देते हैं और वो जो लोग हैं वो इसका बाद में खामियाजा भुगतते हैं। क्योंकि जिला प्रशासन बीच बीच में कार्रवाई डूब क्षेत्र में करता हुआ नजर आता है। बीच में घर भी तोड़े गए थे पीछे और
जहां प्लॉटिंग हो रही थी करीब 100 बीघे जमीन, जो कि सरकारी जमीन थी, उसको भी पीछे 20 से 25 दिन पहले ध्वस्त किया गया था। करीब 150 करोड़ रुपए की उसकी कीमत बताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पर ये उसके बाद भी फिर एक्टिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इनके खिलाफ ठोस कदम उठाना होगा। अच्छा, बिल्कुल हम यही देख पा रहे हैं कि प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा। आपको भी याद होगा किस तरीके से हम ये कह पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हैदर कि कुछ साल पहले शाहबेरी में भी ऐसा ही हुआ था, जब मकान बना तो दिए गए थे लेकिन कैसे वो ध्वस्त हो गए थे। उसके बाद देखिए सीएम योगी की मंशा यही रहती है कि प्रॉपर तरीके से काम हो, जनता की गाड़ी कमाई इस तरीके से ना उलझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो माथत होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी मंशा पर हमेशा पलीता लगाते नजर आते हैं। अब समस्या यहाँ पर यह है कि हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे मकानों को हम जो देख पा चुके, मेरा घर भी वहीं पर है, हम रहते हैं सोसाइटीज में जो कि अपने आप में अप्रूव्ड है और उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती, लेकिन ठीक मेरे सामने मैं देख पाती हूँ, आसपास में नजर जब मैं दौड़ाती हूँ तो डूब क्षेत्र में कई छोटे छोटे मकान हैं, यानी कि उसमें वैसे लोग ज्यादा रहते हैं जो थोड़े से निचले तबके के हैं। उनको समझ में नहीं आ पाता कि आखिरकार जो घर हम ले रहे हैं वो ठीक है या जमीन हम ले रहे हैं वो ठीक है नहीं। अब इसमें सक्रियता क्यों नहीं है? यदि ऐसा है, प्रशासन बार बार बुलडोजर उन्हीं के तो घर को गिरा रहा है ना, बार बार कर क्या रहा है, वही बेघर हो रहे हैं। तो प्रशासन यहाँ पर जो है वो सक्रिय क्यों नहीं हो रहा या फिर लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर रहा? देखिए दीपिका, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जिस तरीके से भूमाफिया जो होते हैं, इनका षड्यंत्र किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने कोई सरकारी जमीन देखी, जैसे आप बता रहे थे आपके घर के सामने एक कॉलोनी है, उसको अगर ये क्या करते हैं पहले के उसके दस्तावेज जो होते हैं वो ऑनलाइन जो है वो गायब करवा देते हैं अधिकारियों से मिलने के बाद, ताकि इसका पता न लग पाए ये सरकारी जमीन है या ये कोई एलएलएमसी की जमीन है। उसके बाद ये क्या करते हैं, वहां पर प्लॉटिंग करने के लिए लोकल के जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनका इकट्ठा करते हैं। उनको एकत्रित करने के बाद नए नए जो लोग होते हैं, जो खासकर भी बाहर से प्रवासी लोग जो यहाँ पर आकर रहते हैं किराए पे, जो कुछ उनका सपना होता है गाजियाबाद में या दिल्ली एनसीआर में एक घर लेने का, तो उनको ये चिन्हित करते हैं, उनको यहाँ पर लाकर विजिट कराते हैं, जिसकी कमीशन एक मोटी कमीशन जाती है। हालांकि अगर किसी जमीन पर कॉलोनाइजर अगर अवैध रूप से अगर करता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले सरकार को उसका लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है कि किसान कोटे की जमीन तो नहीं है, उसका रकबा कितना है। उसके बाद प्लॉटिंग करने के लिए 143 की एक धारा होती है, वो उस पर आबादी दर्ज करानी पड़ती है। आबादी दर्ज कराने के बाद इसके बाद इसको जो रजिस्ट्री होती है वो गजों में हो पाती है, नहीं तो बीघे में ही रजिस्ट्री होती है। लैंड यूज चेंज कराना होता है, नक्शा पास कराने होते हैं, नक्शा पास कराने में बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। लेकिन ये भूमाफिया जो होते हैं खासकर अपने पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इनके भूमाफियाओं के जो लाइफस्टाइल है, ये करोड़ों रुपए इन्होंने गबन कर चुके हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके लाइफस्टाइल जो है उसको ये वो भरपाई करने के लिए खासकर भी ये गरीब लोगों को घर में चूना लगाते हैं, उन लोगों को एकत्रित करते हैं, प्लॉटिंग दिखाते हैं, प्लॉटिंग दिखाने के बाद उन्हें किस्तों पर प्लॉट दिलवाए जाते हैं। प्लॉट दिलवाने के बाद उन लोगों को जब वो मकान बनाने लगते हैं। हालांकि दीपिका एक मामला ये भी सामने आया है, सरकारी योजना जो होती है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है, लोगों ने उसका भी मुनाफा वहां ले रखा है उस प्लॉट को दिखाकर, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्री हुई है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट के जो पैसे दिए जाते हैं मकान बनाने के आवास वालों को, उसमें कोई इंक्वायरी रजिस्ट्री की नहीं होती है, उसमें एफिडेविट के आधार पर ही पैसे दे दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए। तो लोगों ने वो भी बना रखे हैं, लेकिन लोगों को जब ये पता लगता है, जब तक उन्हें घर बनकर तैयार हो जाता है, जब उन्हें विद्युत कनेक्शन लेने जाते हैं, जब उन्हें पता लगता है विद्युत कनेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉलोनी जो है फर्जी कॉलोनी है या अवैध रूप से है, उसके बाद उनको वहां पर मूल सुविधा नहीं मिलती है, वो लोग क्या करते हैं, मजबूरी में वहां रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉलोनाइजर की तरफ से ये कहा जाता है कि जब उनकी प्लॉटिंग पूरी हो जाती है, उनके पास पैसा हो जाता है, तो वो अधिकारियों सांठगांठ करने के बाद फिर इसी पर डिमोलिशन की कार्रवाई करवाते हैं। जब प्रशासन डिमोलिशन की कार्रवाई इस पर करता है तो करवाने के बाद फिर दोबारा से कुछ महीने बाद फिर दोबारा से ये कॉलोनाइजर दोबारा से यहाँ जाते हैं नए नए लोगों को फंसाने के लिए और अपनी कमाई करने के लिए, काली कमाई। तो ऐसे में अधिकारियों को सोचने की खासकर भी जरूरत है कि ऐसे सक्रिय जो भूमाफिया हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिन्होंने बहुत ज्यादा अर्जित कर रखा है काला धन, उनके घर पर उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। उनसे खासकर भी राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी प्राप्ति करने के लिए उनकी संपत्ति की जांच करनी चाहिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन प्रॉपर्टी डीलर थे। सवाल है, सवाल यही है कि ये इतने कुकुर मुत्ते की तरह फैल चुके हैं कि समझ से परे हो जाता है आम जनता को भी कि हम जहां घर ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। हम नरेंद्र ये भी देख पाते हैं कि हाई राइज अपार्टमेंट भी क्या इसमें शुमार हैं, जो हाई राइज अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं वो भी आते हैं। तो फिर इस बीच रेरा का क्या काम रह जाएगा, रेरा क्या कर रहा है? देखिए दीपिका, अगर बात करें यूपी रेरा की बात करें तो देखो बीच बीच में लगातार जो यूपी रेरा
वो बिल्डरों पे कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। पर जिस तरीके से ये भूमाफिया हैं, ये जो जिस तरीके से एक्टिव है डूब क्षेत्र में, इसको लेकर कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो यूपी रेरा बिल्डरों के जो मामले हैं उनको देखता है। पर जिस तरीके से ये डूब क्षेत्र में ये जो लोग एक्टिव हैं, या सावेरी में कह सकते हैं, किरेनो वेस्ट में कह सकते हैं कि जलपुरा से लेकर बिसरा, सौरखा, एमनाबाद, मतलब हर जो ये हिंडन के किनारे जितने भी गांव हैं उनके जो डूब क्षेत्र हैं, हाँ। उसमें ये लोग एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन को लगातार इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। मुकदमा तो दर्ज हो जाता है इन लोगों के ऊपर, पर उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जिस तरीके से जिला प्रशासन अगर इन लोगों पे मुकदमा लगातार दर्ज कराते रहे, एनएसए की कार्रवाई करे, तो कहीं ना कहीं और जिस तरीके से ये भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचते हैं और उसके बाद जो जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, उन घरों को तोड़ देता है, जो वहाँ प्रॉपर्टी जो डीलर होते हैं, वहाँ जो कॉलोनी काट रहे होते हैं, उनके पूरी तोड़ दी जाती है, क्योंकि वो जो प्लॉट है वो तो गरीब लोगों को बेच दिए जाते हैं। पर इन लोगों पे लगातार जो है जिला प्रशासन को अपना शिकंजा कसना होगा। जिस तरीके से ये एक्टिव है, बिल्कुल हम वही कह पा रहे हैं नरेंद्र कि ये चीजें जब हम एक मीडिया हो के नाते या आम जनता होने के नाते हम समझ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि तो डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में तो आप प्लॉटिंग कर ही नहीं सकते, मकान बना नहीं सकते, उसके बाद धड़ल्ले से सरेआम बिक रहे हैं, बन रहे हैं। जब बनते हैं तभी संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? तभी संज्ञान ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई है उनके सपनों के घर बनाने में नहीं जाएगी और वह एक वक्त के बाद टूटेगी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी भी तो कोई ले, या जिम्मेदारी से भी तो पल्ला झाड़ा जा रहा है। आपको नहीं लगता हैदर? देखिए दीपिका, बिल्कुल खासतौर पर यही है कि जिस तरीके से भूमाफिया जो होते हैं वो इस तरीके से एक्टिव हैं कि अगर हम ग्राउंड जीरो पर खबर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, वो जन समस्या को सुनने के बाद जनता सरकार को जगाने का काम करती है, लेकिन हमें भी टारगेट किया जाता है। वहां पर इनके भूमाफियाओं के गुंडे जो होते हैं, गुर्गे जो होते हैं, वो लगातार हम पर नजर रखते हैं। अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमले करने के भी हमसे फिराक में रहते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद न्यूज इंडिया ने इस खबर को इसलिए किया है ताकि जो आम जनता है वो इन लोगों से शिकंजे से बच सके और इनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करवाए, वो थाने तक पहुंचे। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, देखिए सावेरी के अंदर बिल्डरों की पहली पसंद थी जो प्राइवेट बिल्डर थे, उन्होंने बिल्डर फ्लैट वहां पर बनाए सावेरी के अंदर, लेकिन आज भी वहां पर किसी पर नक्शा पास नहीं है। वहां एक दुर्घटना हुई, प्रशासन जागा, प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन आज भी वहां पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। वहां पर बिल्डर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब जब लोग वहां पर आकर फ्लैट ले लेते हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, उन्हें पता लगता है कि ये अवैध है। लेकिन इसके अलावा जैसे नोएडा अगर कार्रवाई करने बाय नोएडा प्रशासन, जैसे ट्विन टावर गिरा है, अगर ऐसे कार्रवाई इन भूमाफियाओं पर की जाए तो एक बड़ा पैमाने पर एक बड़ा बिल्कुल जाहिर सी बात है हैदर, नरेंद्र, एक नजीर पेश करनी पड़ेगी और ये बहुत लाजमी हो जाता है ऐसे वक्त में जब भूमाफिया कब्जा जमाकर बैठे हों। और मीडिया का पूरा कर्तव्य बनता है कि वो इस खबरों को जरूर आप तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, जैसे कि आप कम से कम सक्रिय हों, अपनी गाड़ी कमाई कम से कम ऐसे घरों में लगाने से आप बचें। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।